तो स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube चैनल अर्बन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में। और आज के इस वीडियो का जो हमारा लास्ट चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 7 है, क्योंकि यह वीडियो इस सीरीज़ का सबसे लास्ट वीडियो है। और इसके बाद हम आपको GIS एंड रिमोट सेंसिंग की वीडियोस आपको रेगुलरली डालते रहेंगे। तो आप सभी से फिर से एक बार गुजारिश रहेगी कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, यदि आप पुराने यूज़र हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। तो हमारी इस वीडियो के हाईलाइट जो है वो हमारी ये है, हाँ जी। सबसे पहले है बाढ़ और सूखा, दूसरा पॉइंट है हमारा भूकंप और सुनामी, तीसरा पॉइंट है हमारा चक्रवात और चौथा पॉइंट है हमारा भूस्खलन। यानी लैंडस्लाइड होते हैं, इनके पीछे क्या कुछ फैक्टर्स होते हैं, प्राकृतिक संकट यानी प्राकृतिक जो आपदाएं आती हैं उनके क्या कारण होते हैं, परिणाम क्या निकलते हैं और इससे बचने के जो क्या कुछ मैनेजमेंट होनी चाहिए वो आज हम समझेंगे। सबसे पहले हम पॉइंट को डिस्कशन करेंगे, वो बाढ़ और सूखा है। देखिए, ये घटना एक दूसरे के विपरीत है। मतलब जब कभी पानी ज़्यादा बरसता है तो तब बाढ़ आती है, और जब पानी की जो गिरने की दर है वो सबसे कम होती है तब क्या होता है, सूखे का शिकार हो जाता है कोई क्षेत्र। और फिर बात आती है हाँ, भूकंप और सुनामी। भूकंप और सुनामी, देखिए भूकंप आएगा तभी तो सुनामी आएगी, यह आना सुनिश्चित है, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स में बदलाव होते हैं तब ये घटनाएं होती हैं। और फिर चक्रवात हमने समझा है कि किस तरीके से दो वायु राशियां जब जहां पर मिलती है तो एक चक्रनुमा आकृति बनती है, जहां पर लो प्रेशर उसके सेंटर में होता है और हाई प्रेशर उसके बाहर की तरफ होता है। कुछ एक ऐसी आकृतियां अब हम आपको पूरे वीडियोस में हम आपको दिखाएंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को जितना प्यार दिया है वो अपकमिंग सीरीज को भी दीजिएगा, क्योंकि अपकमिंग सीरीज जो है वो आपसे थोड़ा सा कोऑपरेशन मांगती है। कोऑपरेशन किस तरीके से, क्योंकि वो वीडियो थोड़ी टेक्निकल होंगे और उसमें इंग्लिश वर्ड्स ज़्यादा यूज़ होंगे, हिंदी वर्ड्स कम यूज़ होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इन इंग्लिश वर्ड्स को ही लर्न करें। हिंदी वर्ड्स में आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगी और कहीं ना कहीं वो वर्ड्स आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो आप सभी बने रहिए इस चैनल पर। तो आप सभी ने सुनामी के बारे में पढ़ा होगा, उसकी प्रकोप की तस्वीरें टेलीविज़न स्क्रीन पर देखी होंगी। आपको कश्मीर में नियंत्रण रेखा के दोनों आसपास भयावह भूकंप की जानकारी होगी। देखिए, अगर इस भूकंप की घटना को अगर मैं सीरिया और तुर्की से जोड़ना चाहूं तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि भयावह तस्वीरें जो है वो आजकल टीवी स्क्रीन पर देखने को मिलती है और उस तरीके से कहीं ना कहीं रूह को कपा देती हैं कि जिस तरीके से वहां पर जो घटनाएं घटी हैं, पूरा का पूरा देश बर्बाद हो चुका है। और उस देश को बर्बाद होने का जो रीजन है वो है टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट। तरीके से वहां पर जान माल की नुकसान जो हुआ है उससे तस्वीरें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डरावनी थी। और कहीं ना कहीं एक बिल्डिंग जो बहुत गगनचुंबी इमारतें इंसान बना तो लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भूल जाता है कि ज़मीन में भी बदलाव होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर नुकसान इतना ज़्यादा हो चुका है कि लगभग 30,000 लोग जो हैं वो मौत के मुंह में समा चुके हैं और घायलों की संख्या लगभग लाखों से ऊपर जा चुकी है। और वहीं भूगर्भ विशेषज्ञों का मानना है कि इस भूकंप की ताकत इतनी थी कि 500 परमाणु बम को यदि गिरा दिया जाए तो उस जितना नुकसान हाल ही में भूकंप की वजह से हुआ है। और कहीं ना कहीं पिछली जो सोमवार की रात यानी पिछले जो शनिवार की रात है वहां पर दोबारा से फिर से भूकंप आया और तीव्रता भी वही थी, 7+ मैग्नीट्यूड ज़्यादा की तीव्रता से भूकंप वहां पर आया था। देखिए, अब हम यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से हम आपको समझाएंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि परिवर्तन। देखिए, परिवर्तन ही तो आया है, वो कहीं पर भी भूकंप आता है, परिवर्तन तो आते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स में, तभी तो भूकंप आता है। और प्रकृति का नियम है परिवर्तन आना। देखिए, हम परिवर्तन लाते हैं, वनों को काटकर सभ्यता बनाते हैं, ठीक है, सभ्यताओं को विकसित करते हैं, लेकिन कई सालों बाद, जैसे कि दशक बीतते हैं, शताब्दियां बीतती हैं, प्रकृति फिर से न्यूट्रलाइज होती है और जो
जो बदलाव इंसानों ने किए हैं वो उन बदलावों को नष्ट कर देती है। ठीक है, जिसमें कि वो बदलाव जो है वो किस दर पर करती है वो तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस होते हैं, वो धीरे धीरे करती है या फिर एकदम से ज़मीन फट जाती है और वहाँ पर बुरा हाल हो जाता है। तो देखिए, ये तो हमने पता लग गया कि प्रकृति का नियम है, लेकिन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो विभिन्न तत्वों, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, पदार्थ हो, अपदार्थ हो, अवनर्त चलती रहती है। अवनर्त मतलब कि इसे कोई भी एफर्ट्स या फिर कोई भी प्रयास नहीं रोक सकते हैं, चाहे वो कितना भी टेक्नोलॉजी में हम कितना ही आगे निकल जाएं, हम उसे नहीं रोक सकते। ठीक है, और ये बदलाव बड़ी तेज गति से भी आ सकते हैं, जैसे ज्वालामुखी का फटना, ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी, भूकंप और तूफान। देखिए, थंडर स्ट्रॉम हो गया, अर्थक्वेक हो गया और वोल्केनोज ब्रस्ट हो गए। इनका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। हाँ, इनका अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे आंधी का आना, ककरपात। ककरपात क्या हो गया? जैसे बिजली का कड़कना। और टॉर्नेडो इतना व्यापक हो सकता है जैसे भूमंडलीय उष्णीकरण और ओजोन परत का ह्रास होना। यानी ये कितने छोटे से छोटे स्तर की बताइए। देखिए, जो आंधी की बात करें तो आंधी एक पर्टिकुलर स्टेट में आ सकती है या फिर एक पर्टिकुलर देश में आ सकती है। ये तो नहीं कि पूरे विश्व को वो बर्बाद कर सकती है, वैसे तो है, हो नहीं सकता। ककरपात, ककरपात की बात करें तो कहीं ना कहीं किसी भी जोन या जैसे नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, कुछ ऐसे पर्टिकुलर जोन में क्लाउड की फॉर्मेशन होती है, उनके आपस में टकराने से बिजली कड़कती है। तो वो छोटे एरिया में नुकसान तो कर सकती है, लेकिन बड़े एरिया में कैसे नुकसान हो सकता है? जैसे भूमंडलीय उष्मीकरण, यानी भूमंडलीय जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से नुकसान, या फिर ओजोन परत में क्या है कि उसका कमी आना। क्यों? क्योंकि जैसे कि भूमंडलीय उष्ण, अब देखिए जलवायु में परिवर्तन आ रहे हैं, अलग अलग जोन्स में अलग अलग तरीके से कहीं ना कहीं तस्वीरें डरा देने वाली हैं, जैसे कि ग्लेशियर का पिघलना। आइए आपको ग्लेशियर का पिघलने की एक वीडियोस मैं आपको दिखा दूं। बढ़ती जनसंख्या और कार्बन उत्सर्जन की वजह से जो वहाँ पर जो ग्रीन हाउसेस गैसेस होती हैं उसकी वजह से धरती का तापमान बढ़ता है, और ये इस तापमान कुछ इस कदर बढ़ता है कि कहीं ना कहीं एक बुरा जो फ्यूचर है, यानी फ्यूचर धूमिल नज़र आता है। तो हमें बहुत से एफर्ट्स करने होंगे, बहुत से प्रयास करने होंगे, और उन प्रयासों के अंदर हमें पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाने होंगे और उनका ख्याल हमें रखना होगा, यदि आप चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर सेफ हो। तो अब बात करते हैं, आपदा आखिरकार होती क्या है? आपदा जो होती है अनक्षेपित घटना होती है, जो कि ऐसी ताकतों की वजह से घटित होती है जो मानव के नियंत्रण में बिल्कुल भी नहीं है। इंसान क्या कंट्रोल कर सकता है? इंसान नेचुरल थिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकता है, जैसे नेचुरल डिजास्टर्स जो होते हैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकता है, ना ही उसका कोई अंदाज़ा लगा सकता है। अब मान लीजिए हम यहाँ पर क्लासरूम के अंदर बैठे हैं और हमें ये नहीं पता कि अगले क्षण हमारे साथ क्या घटना घट जाए। भगवान ऐसा ना करे कि किसी के साथ ऐसा घटे, लेकिन तुर्की और सीरिया में ऐसा ही घटना घटी है। लोग सो रहे थे और अल सुबह यानी लगभग सुबह और मध्य रात्रि के बीच में भूकंप आया और वो लोग बिल्डिंग के अंदर ही बिल्डिंग कोलैप्स होने के कारण वहाँ पर वो बिल्डिंग के अंदर ही फंस गए, जो कि हालांकि लगभग 140 घंटे के आसपास वो समय बीत चुका है और अभी भी वहाँ पर रेस्क्यू की कार्य चल रहे हैं। हालांकि भारत का योगदान भी बहुत सराहनीय है उसके अंदर। जी हाँ, इसमें क्या होता है कि बहुत से मानवीय क्रियाकलाप अवरोध होते हैं, बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। इससे निपटने के लिए हमें सामान्यतः दी जाने वाली वैधानिक आपातकालीन सेवाओं की अपेक्षा अधिक प्रयत्न करने पड़ते हैं। लंबे समय तक भौगोलिक साहित्यों में आपदा और प्राकृतिक बलों का परिणाम माना जाता है, यानी नेचुरल जो फोर्सेस होते हैं उसका जो रिजल्ट क्या होता है वो होता है प्राकृतिक आपदा। ये हम समझ चुके हैं, ठीक है। और इसका अबोध और असहाय शिकार कौन बनता है? वो मानव बनता है, क्योंकि इसके सामने मानव कुछ भी नहीं कर सकता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी में कितना ही विकास क्यों ना कर ले, ठीक है।
कुछ मानवीय गतिविधियों की तो कुछ सीधे रूप से के लिए उत्तरदायी है, जैसे भोपाल गैस त्रासदी, चेरनोबिल नाभिकीय आपदा, युद्ध तथा CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो है वो हमारे AC और रेफ्रिजरेटर्स के अंदर यूज होती है। गैसें वायुमंडल में छोड़ना, ग्रीन हाउस गैसें और ध्वनि प्रदूषण तथा वायु तथा जल संबंधी तथा पर्यावरण संबंधी प्रदूषण आपदाओं इसके उदाहरण हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान मानवीय क्रियाकलापों की वजह से जिस तरीके से कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है वो ठीक नहीं है। प्राय देखा जाता है कि विद्वान आपदा और प्राकृतिक संकट शब्दों का यूज एक दूसरे की जगह कर लेते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से संबंधित हैं। रिलेशन तो है ही एक दूसरे में। क्यों? आपदा का मीनिंग क्या होता है? ट्रबल, ठीक है। और प्राकृतिक संकट यानी नेचुरल डिजास्टर, जैसे भूकंप हो गया, ये नेचुरल डिजास्टर है। बाढ़ आना, सूखा पड़ना, ये सभी हमने आरंभ में ये उदाहरण पढ़े थे। प्राकृतिक संकट प्राकृतिक पर्यावरण के हालात में, जस्ट सेकंड, हम एक बार स्लो पर, वे तत्व हैं जो जान माल को नुकसान पहुंचाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। ये जब तीव्र हो जाते हैं तो प्राकृतिक पर्यावरण विशेष तौर पे स्थायी पक्ष भी हो जाते हैं, जैसे महासागरीय धाराएं, हिमालय में तीव्र ढाल, अस्थिर संरचनात्मक आकृतियां, रेगिस्तान, हिमाच्छादित क्षेत्रों में विभिन्न विषम जलवायु दशाएं। ठीक है। सामान्यतः तौर पर जो आपदाएं होते हैं वो संसार भर के व्यापक यानी जेनोसाइड अनुभव होते हैं। दो आपदाएं न तो समान होती है और ना ही आपस में तुलना की जा सकती है। प्रत्येक आपदा अपने नियंत्रणकारी व समाजीय एवं पर्यावरणीय घटकों तथा सामाजिक अनुक्रिया जो कि यह उत्पन्न करते हैं कि जिस ढंग से सामाजिक वर्ग उस घटना से निपटता है वे अद्वितीय होती हैं। ऊपर व्यक्त किए गए विचार तीन महत्वपूर्ण चीजों को इंगित करता है। पहला है प्राकृतिक आपदा के परिणाम, दूसरे है गहनता और बारंबारता, और फिर तीसरा है इसके नुकसान व समयांतर बढ़ रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं नुकसान बहुत ज्यादा है। अतः 1989 में संयुक्त राष्ट्र सामान्य एम्बेसी के इस मुद्दे को दर्शाया गया था कि मई 1994 में याकोहामा नामक शहर में प्राकृतिक आपदा की विश्व कॉन्फ्रेंस के दौरान औपचारिक प्रधानता की गई थी और बाद में याकोहामा रणनीति के तहत अधिक सुरक्षित संसार के लिए कार्य योजना कहा जाने लगा। ये देखिए कुछ यहाँ पर डेटा आपको दिखाए गए हैं। एक सेकंड जी। तो बात करते हैं सन 1948 में, जो कि सोवियत संघ यानी अब रूस में भूकंप आया तो वहां पर 1,10,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। 1949 में चीन में बाढ़ आई थी जिसकी वजह से 57 लोगों की मृत्यु हुई थी। और लगभग 1954 के अंदर बाढ़ आई थी, वो भी चीन में आई थी, वहां पर 30,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। अच्छा, पूर्वी पाकिस्तान जिसे बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात आया था जहां पर 36,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। और कहीं ना कहीं सन 1988 ईरान में जहां पर भूकंप आया था जहां पर 30,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। और वहीं बात करें तो सन 1971 की, तो भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात आया था, वहां पर भी 30,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। और बात करें तो 1976 में चीन में वहां पर भूकंप आया था जहां पर 7 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। और अगर मैं बात करूं ईरान की 1990 में, तो वहां पर भूकंप आया था जिसकी वजह से 50,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। और अब बात करते हैं 2004 की, इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत आदि जहां पर सुनामी आई थी, वहां पर 5 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। और बात करें 2005 की, तो पाकिस्तान, भारत में भूकंप आया था
जहां पर 70,000 से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। 2011 के अंदर जापान में सुनामी आई थी जहां पर 15,842 लोगों की मृत्यु हुई थी। और वहीं बात करें 2023 में तो सीरिया और तुर्की में वहां पर भूकंप की वजह से 30,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो इसे 2023 की इस घटना को भी ऐड करना सुनिश्चित करें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के पार्ट 1 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पार्ट 2 के साथ। तो बहुत जल्द आपके लिए पार्ट 2 हम डाल देंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।